स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग और एज वेल एज केस स्टडी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड व्हिच ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। Its area is 4 square meter more than area of the park made in shape of isosceles triangle with its base as breadth of rectangular park and altitude the 12 meter. You have to find the length and breadth of the park. तो इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है और जिसकी ब्रेड्थ क्या है, लेंथ से 3 मीटर कम है और इसका जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का वो 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है एरिया ऑफ पार्क जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में जो पार्क है उसका बेस वही है जो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ है और एल्टीट्यूड दे रखा है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में पार्क का जो कि है एल्टीट्यूड है 12 मीटर। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ की निकालनी है पार्क की। तो जो आपसे पूछा होता है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन अगर x + 3 मीटर है तो उस केस में विड्थ क्या होगी, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन क्या होगी। यहाँ पर विड्थ लिख दो, ब्रेड्थ लिख दो, एक ही बात है, चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, लेंथ यहाँ पर लंबाई है। तो आपकी ब्रेड्थ दे रखी है लेंथ से 3 मीटर कम है तो हमने क्या किया, विड्थ यहाँ पर ले ली x मीटर और लेंथ कितनी होगी x + 3। तो आप देखोगे जो आपकी ब्रेड्थ है वो लेंथ से कितनी कम है, लेंथ आपकी x + 3 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर कम होगी। अब आपको दे रखा है यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगुलर पार्क एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यही होता है एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पर x + 3 और ब्रेड्थ दे रखी है x। अब आपके पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है, एल्टीट्यूड दे रखा है आपको, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 मीटर दे रखा है और बेस क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल का इज इक्वल टू, इसमें ब्रेड्थ ही है जो इस रेक्टेंगुलर की, तो ब्रेड्थ क्या है x। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप देखोगे इसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये क्या है, आपको यहाँ पर इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट दे रखी है 12 मीटर और बेस आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, ये इसका बेस है। तो हम सभी को पता है अगर ट्रायंगल का बेस और हाइट दी हो तो उस केस में ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये होता है, बेस हमें दे रखा है x है और हाइट दे रखी है यहाँ पे 12 मीटर, ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6x। अब हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में गिवन है, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्म में जो पार्क है उसका भी एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगुलर पार्क है उसका भी एरिया निकाल लिया। तो हमें दे रखा है रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 मीटर ज़्यादा है आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में जो पार्क है। तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या है, x + 3 और यहाँ पर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में जो पार्क है उसका एरिया क्या है, यहाँ पर 6x है। अब बिकॉज ये क्या है, ये ऑलरेडी 4 ज़्यादा है इसके एरिया से, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करने के लिए। बिकॉज हमें दे रखा है, ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 4 स्क्वायर मीटर मोर देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में जो पार्क है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या है, x + 3, ये 4 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी ज़्यादा है। तो और जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में जो पार्क है उसका एरिया क्या निकला हमारा, 6x निकला है। तो 6x में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो ये और ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन इसके बराबर का हो जाएगी। तो जब भी आपको जो भी साइड आपको ज्यादा दे रखी है उसके अपोजिट साइड में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट का तो एरिया ऑलरेडी 4 ज्यादा था, तो यहाँ पर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की फॉर्म में जो पार्ट है उसमें 4 ऐड कर दिया, बिकॉज ये तो ऑलरेडी 4 ज्यादा था, इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो दोनों का एरिया यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगी। इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे अंदर x को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर 3x, ये 6x, जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब भी आप टर्म्स की साइड चेंज करोगे तो हमेशा साइन चेंज होता है। 6x जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, और ऐसे ही अगर आप +4 को राइट से लेफ्ट लेके आओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जब भी साइड चेंज करोगे टर्म्स की हमेशा साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 6x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो। मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगी आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो अगर आपको फैक्टर्स पता चल रही है। अगर नहीं पता होता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि वो लेंथी होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें कोई भी समय नहीं लगता। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से मोस्टली सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर किसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकालने आते तो हमने प्रीवियस वीडियो जिसमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रखी है, वहाँ पे जाके देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी कांस्टेंट टर्म है माइनस का 4, कांस्टेंट टर्म 4 है और इसके साथ माइनस का साइन है, इट मींस मिडिल टर्म -3x को आप इस तरीके से 2 टर्म्स में स्प्लिट करोगे कि उन 2 टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 3x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा जो कि -4x स्क्वायर है। तो आपको हमेशा कांस्टेंट के साथ जो साइन होता है उससे पता चलता है कि मिडिल टर्म को किन 2 टर्म्स में किस टाइप से 2 टर्म में स्प्लिट करें। अगर माइनस है तो दोनों टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि माइनस करने पर मिडिल टर्म आए। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो उन 2 टर्म्स को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं, उन 2 टर्म्स को प्लस करने पर मिडिल टर्म आए। कुल मिलाकर कांस्टेंट के साथ जो साइन होगा उस हिसाब से दोनों टर्म को या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेम यही है, कुछ नहीं, हमने जस्ट थोड़ा सा इसको मोल्ड किया है। यहाँ पर क्या x स्क्वायर वही टर्म है, -4 वही टर्म है, और माइनस का 4x और प्लस का x क्या आता है आपका माइनस का 3x। एक्चुअल में ये यही है, बस इससे हमने इसको बना के रख दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे माइनस के 4x को जब x से सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा जो आपके लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे इन 2 टर्म्स में आपका कॉमन है x, तो x -4 अंदर रह गया, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1, x -4 में क्या कॉमन आ रहा है 1। हमेशा 2 टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पेयरिंग करते हैं, तो इन 2 टर्म में से x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर -4 रह गया, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x + 1 और x -4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, या तो ये टर्म या तो ये एक्सप्रेशन 0, तो 0 × x -4 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये वाली एक्सप्रेशन 0 हो सकती है, तो उस केस में x + 1 × 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम दोनों ही यहाँ पर ले लेते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, ये तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कभी भी लेंथ विड्थ कोई भी साइड से कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये केस हम लेंगे नहीं। x -4 इज इक्वल टू 0, तो x आपके पास आ गया 4, ये क्या आपकी विड्थ है, लेंथ क्या 3 ज़्यादा है, तो लेंथ आ जाएगी आपकी 4 + 3 7 मीटर, ये आपके पास आंसर हो जाएगी। ये दोनों करेक्ट आंसर है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर होगा लेंथ होगी 7 मीटर और विड्थ होगी 3 मीटर, ये आपके पास आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वो आपका एक पिलर के रिगार्डिंग, स्नेक और पिकॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें भी इस साल पूछ ली इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी हम यहाँ पर
राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली हर ट्राइंगल में 3 साइड होती है, पर जब हम राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री जरूर होना चाहिए और अदर 2 एंगल्स होते हैं वो लेस देन हमेशा 90 होते हैं। तो जब जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जस्ट जो अपोजिट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है और वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। तो यहाँ पर आपका होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीकॉक इज सिटिंग on top of the pillar, on the top of pillar which is 9 meter high. फिर आपको दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे, फ्रॉम ए पॉइंट 27 meter away from the bottom of pillar, a snake is coming टू इट्स होल, अपने होल के अंदर आ रहा है स्नेक एट द बेस ऑफ पिलर, बेस ऑफ पिलर। सीइंग द स्नेक, द पीकॉक पाउंस ऑन इट, if their speeds are equal, किनकी स्पीड्स की बात कर रहे हैं, पीकॉक और स्नेक की, आर इक्वल एट what डिस्टेंस फ्रॉम द होल is the snake caught. ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक पीकॉक क्या है, एक पिलर के टॉप पर बैठा है, इट मीन्स इस टाइप से कुछ है, ये आपका पिलर है और यहाँ पर आपका क्या बैठा हुआ है, पीकॉक बैठा हुआ है। अब कुछ भी समझ लो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये आपका पीकॉक बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका पिलर है, पिलर अब की हाइट आपको दे रखी है 9 मीटर, ये हाइट होगी पिलर की। अब पिलर के बेस में क्या है, स्नेक का होल है, यहाँ पर स्नेक रहता है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि दूर से कहीं स्नेक अपने होल में आ रहा है, मैं सोच लूंगी यहाँ से आ रहा है स्नेक, यहाँ पर कौन है, स्नेक है। अब ये हमें टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल। तो यहाँ से स्नेक आ रहा है, तो ये टोटल आपको कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 27 मीटर। तो अगर मैं इसमें दे रखा है कि पीकॉक और स्नेक दोनों की स्पीड क्या है, इक्वल है, दोनों की स्पीड इक्वल है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर सेम ही टाइम में मैं बात कर रही हूँ, अब जैसे ही पीकॉक स्नेक को देखता है, स्नेक यहाँ से आ रहा है और पीकॉक ऊपर है पिलर पर अपने होल में आ रहा है अपने, तो जैसे ही पीकॉक स्नेक को देखता है तो स्नेक इधर की साइड आ रहा है और पीकॉक नीचे की साइड आता है, तो दोनों की स्पीड क्या है, इक्वल है। तो स्पीड इक्वल है, टाइम भी सेम है, तो उस केस में क्या होगी, डिस्टेंस भी दोनों की सेम होगी। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पीकॉक कवर करेगा, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्नेक कवर करेगा। क्यों, दोनों की स्पीड भी सेम है और एक ही टाइम है, जैसे ही पीकॉक देखता है उसी टाइम स्नेक को, उसी टाइम पीकॉक चलना स्टार्ट कर देता है, उसी टाइम पे स्नेक चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पीकॉक स्नेक को पकड़ता है, यहाँ पर पाउंस करता है, उसी केस में क्या होता है, टाइम दोनों के लिए सेम ही है,
तो इसलिए टाइम भी सेम है, दोनों की स्पीड भी हमें इक्वल दे रखी है, इसलिए डिस्टेंस भी सेम होगी। अगर मैंने कहा स्नेक ने यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस कवर करी, तो ये टोटल डिस्टेंस 27 थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी रह जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या है 27 है। अगर x डिस्टेंस स्नेक ने कवर करी तो यहाँ पर कितनी रह गई, ये यहाँ से यहाँ तक 27 माइनस एक्स। और ऐसे ही बिकॉज यहाँ पर स्नेक ने अगर x मीटर डिस्टेंस कवर करी है तो पिकॉक भी कितने डिस्टेंस कवर करेगा x, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो ये यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर केस है। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लोगे, यहाँ पर लेट्स एज्यूम स्नेक एंड पिकॉक कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स मीटर आपकी है। इतनी डिस्टेंस पिकॉक कवर करेगा और इतनी डिस्टेंस स्नेक कवर करेगा, दोनों की ये इक्वल ही होगी। आप जब आंसर निकालेंगे तब भी आप देख लेना। अब हमें बाद में दे रखा है पिलर की हाइट दे रखी है, पिलर्स हाइट इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स 9 मीटर दे रखी है, 9 मीटर। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर आपकी है 27 माइनस एक्स होगी, बिकॉज स्नेक कितनी दूरी से आ रहा है, होल से 27 मीटर से आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ABC, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और इसमें हाइट क्या होगी 9 मीटर, बेस क्या होगा 27 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा x। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी, और यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सभी को पता है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, सभी को पता होनी ये थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये रहा हमारा 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड होती है, तो ये आपकी x हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका हाइट 9 स्क्वायर, और बेस क्या आपका ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का 27 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 स्क्वायर। इसे कैसे करेंगे सोल्व, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर के केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर a आपका 27 है, b आपका x है, तो उस केस में a माइनस बी स्क्वायर से जब 27 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर इट मीन्स 27 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इट मीन्स x का स्क्वायर, ये देखो b का स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 27 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 54x। ये आपके पास आ जाएगा सारा का सारा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जस्ट इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये भी, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था थोड़ा ट्रिकी था इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया है। स्टेटमेंट समझ आने के बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसे फर्दर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, और ये यहाँ पर आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर माइनस का 54x इज इक्वल टू 0। यही सारी हमने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया और ये सारा इसी टाइप से लिख दिया। ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर आप 9 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54x को उधर ले जाओ 54x, तो 9 इंटू 9 और ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 10 हो जाएगा और 54x ये 9 से कट जाएगा 6 और ये फर्दर 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 30, तो x आपके पास आ जाएगा 15। अगर x आपके पास 15 आ गया तो इसमें हमसे पूछा है कि इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम होल इज स्नेक कोट। होल कहाँ पे था स्नेक का, वो तो जस्ट पिलर के नीचे था। ये आपके पास क्या था, होल आपका इधर था और स्नेक कहाँ से आ रहा था, ये आपकी x थी और ये क्या थी
27 माइनस एक्स थी। तो हमें क्या निकालना है कि कितनी दूरी पर होल से स्नेक पकड़ा जाएगा। इट मीन्स आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, स्नेक विल बी कॉट इज इक्वल टू 27 माइनस 15, ये आपका आ जाएगा 12 मीटर। आपके पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या थी, स्नेक ने कवर कर ली थी, और इतनी डिस्टेंस यहाँ पर पिकॉक ने कवर कर ली थी, यहाँ पर स्नेक ने कवर कर ली थी, और दोनों ने यहाँ पर इतनी डिस्टेंस कवर करी। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर स्नेक को पिकॉक ने पकड़ लिया, और होल से कितनी दूरी पर पकड़ा है, 27 माइनस एक्स, एक्स आपका 15 आया है, तो 27 माइनस 15 आपके पास क्या आ गया, 12 मीटर। होल से 12 मीटर की डिस्टेंस पर इट मीन्स पिकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और केस स्टडी में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, वही हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देखिए आज जो भी हमारे केस स्टडी क्वेश्चन है सारे उसी के रिगार्डिंग, ज्योमेट्री के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सेंटर ऑफ rectangular lawn of dimensions 50 meter into 40 meter, a rectangular pond has to be constructed so that area of grass surrounding the pond would be 1184 स्क्वायर मीटर। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है पॉन्ड की। फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड। तो ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर 2025 में ही पूछा गया था। तो एक्चुअल में जो आपका यहाँ पर डायग्राम बनेगा वो ऐसे होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, रेक्टेंगुलर लॉन है सॉरी, और इसकी लेंथ दे रखी है, डायमेंशंस मींस लेंथ और विड्थ दे रखी है 50 मीटर है, और विड्थ क्या दे रखी है आपको 40 मीटर दे रखी है। ये आपका रेक्टेंगुलर लॉन हो गया। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉन्ड बनाया हुआ है, सेंटर मतलब एकदम बिल्कुल बीच में, ये हो गया पॉन्ड आपका। और ये आपका क्या है, लॉन है, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा लॉन है। तो ये आपका पॉन्ड हो गया और ये आपका पूरा का पूरा लॉन हो गया। चाहिए आपको बाहर लिखना है तो यहाँ पर बाहर लिख लो लॉन, ये आपका लॉन है। अब इसके पॉन्ड के चारों ओर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ग्रास उगा रहे हैं इधर की साइड। तो ये पूरा का पूरा आपका जो रेक्टेंगुलर है बाहर, ये आपका लॉन हो गया। इसके बिल्कुल सेंटर में पॉन्ड है और पॉन्ड के चारों ओर यहाँ पर ग्रास उगानी है। और जो बिकॉज यहाँ पर पॉन्ड बिल्कुल सेंटर में है, तो ये जो विड्थ होगी ना, वो ये सारी की सारी इक्वल ही होगी। ये यहाँ से यहाँ तक एक्स होगी, तो ये भी आप एक्स ही कंसीडर करोगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है, यहाँ पर आपको दे नहीं रखा कि सारी की सारी इक्वल होगी, बिकॉज सेंटर लॉन के सेंटर में यहाँ पर पॉन्ड है, तो इसलिए ये सारी की सारी इक्वल होगी। ये भी एक्स मीटर होगी, ये भी एक्स मीटर होगी, ये भी एक्स मीटर होगी, ये भी एक्स मीटर होगी। अब ट्राई करो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, नहीं तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें हमें क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है पॉन्ड की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यही जो है, ये एक्स मीटर हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, तो आप लिखोगे पहले रेक्टेंगुलर या लॉन की लेंथ और ब्रेड्थ लिख दो। लेंथ
ऑफ लॉन इज इक्वल टू 50 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ लॉन इज इक्वल टू 40 मीटर। तो एरिया ऑफ लॉन क्या हो गया 50 इंटू 40, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने अभी देखा था रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ 50 है ब्रेड्थ 40 है, तो ये आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पर है कि जो पॉन्ड इसमें क्या दे रखा है रेक्टेंगुलर पॉन्ड है टू सो द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 स्क्वायर मीटर। इट मीन जो ये ग्रास उगाई हुई है इसका एरिया हमें दे रखा है, तो अगर यहाँ पर लॉन की लेंथ यहाँ पर 50 मीटर है तो पॉन्ड की लेंथ कितनी आएगी, पॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 50 माइनस 2x हो जाएगी। क्यों भी ये क्या होगी पॉन्ड की लेंथ, यहाँ से भी x कटेगा और यहाँ से भी x कटेगा, तो कुल मिलाकर लेंथ में से कितना कट जाएगा 2x। जो रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ है उसमें से अगर 2x हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पॉन्ड की लेंथ मिल जाएगी। तो 50 माइनस 2x मीटर क्या होगी पॉन्ड की लेंथ होगी और पॉन्ड की यहाँ पर ब्रेड्थ क्या होगी 40 माइनस 2x, वो भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। ये क्या है टोटल विड्थ है उसकी रेक्टेंगुलर लॉन की। अब यहाँ से अगर x और यहाँ से अगर मैं x सब्सट्रैक्ट कर दूँ 2x को, तो उस केस में आपको पॉन्ड की क्या मिल जाएगी विड्थ मिल जाएगी। तो 40 माइनस 2x आपके पास क्या होगी पॉन्ड की विड्थ होगी। तो पॉन्ड का एरिया क्या हो गया पॉन्ड एरिया इज इक्वल टू 50 माइनस 2x 40 माइनस 2x। तो अगर आप इस रेक्टेंगुलर लॉन के एरिया से पॉन्ड का एरिया घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ग्रास का एरिया आ जाएगा। तो यही करना है आपको, लॉन एरिया माइनस पॉन्ड एरिया इज इक्वल टू ग्रास एरिया। ग्रास का एरिया आ जाएगा। अब लॉन का एरिया कितना है यहाँ पर 50 इंटू 40, पॉन्ड का एरिया कितना है यहाँ पर ये रहा 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, और ग्रास का एरिया कितना है आपके पास वो हमें दे रखा है 1184। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे ही रख लो 50 इंटू 40, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 50 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 40, या आप ऐसे करो ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो इस टाइप से भी लिख सकते हो। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को इससे, तो पहले इस टर्म को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे 50 40 माइनस 2x, फिर इस टर्म को यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 1184, ये आपके पास आ गया। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 50 इंटू 40 माइनस 50 को 40 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 40, और ये क्या आएगा 50 इंटू माइनस 2x माइनस का 100x, और ये आ जाएगा माइनस का 2x इंटू 40 माइनस का 80x, और ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 4x स्क्वायर। ये आपके पास 1184 आपके पास आ गया। तो हमने सारे का सारा अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 50 इंटू 40 डायरेक्ट लिख दिया, 50 इंटू माइनस 2x माइनस का 100x माइनस 2x इंटू 40 माइनस का 80x, और माइनस का 2x और माइनस का 2x यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। तो इसको फर्दर जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 180x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। अब आपका यहाँ पर ये टर्म इससे कट गई थी इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, और माइनस के 4x स्क्वायर को जब उधर की साइड ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर, और ये 180x जब राइट साइड जाएगा तो माइनस का 180x, और ये क्या है 1184 प्लस का है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपका 4 आई थिंक कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर ये यहाँ पर आ जाएगा हाँ 45x प्लस ये आ जाएगा 2 जा 8 9 और ये 6 ये आ जाएगा आपके पास। अब आप 0 को 4 आपका कॉमन आया, इस 4 को 0 के अपॉन में ले जाओगे और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आपके पास हमेशा क्या मिलता है 0 ही मिलता है।
तो इसलिए आपके पास इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो आप देखोगे इधर तो या तो आप फैक्टराइजेशन से कर लो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वो लेंथी है, अगर आपको आ रहे हैं फैक्टर तो फैक्टर से निकालो, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, बट वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप यहाँ पर देखोगे आपकी कांस्टेंट टर्म 296 और ये पॉजिटिव है, इट मीन्स आपको मिडिल टर्म -45x को इन टू टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन टू टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास माइनस का 45x आएगा, और जब आप यहाँ पर उन टू टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास माइनस का 45x आएगा, और उन टू टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे 37 8 यहाँ पर 296 ही आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 37x माइनस का 8x प्लस का 296 इज इक्वल टू 0। इन टू टर्म्स में कॉमन आएगा, टू टर्म्स की पेयरिंग करते 37, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, माइनस का 8 आई थिंक कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा x माइनस, कॉमन का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमन का मीनिंग है कि जैसे मैंने कहा माइनस के 8x से -8 कॉमन लेंगे तो अंदर x रह गया। इट मीन्स कॉमन को आप माइनस के 8x को कॉमन से डिवाइड कर दो, तो माइनस के 8 से डिवाइड करेंगे तो अंदर क्वेश्चन क्या रह जाएगा आपका x, तो x लिख दिया। ऐसे ही जब आप 296 को माइनस के 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56। क्या रह गया आपका क्वेश्चन, क्या रह गया, माइनस का 37 रह गया ना। तो 296 को जब -8 से डिवाइड करो तो आपके पास क्वेश्चन क्या रह जाएगा, माइनस का 37, तो माइनस का 37 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 37 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, यहाँ पर टू इस टाइप से फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे अब आपके पास टू केस होंगे, या तो x माइनस 37 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x 37 माइनस है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x आपका 37 आ गया तो हमारे पास पॉन्ड की लेंथ क्या आएगी, यहाँ पर ये केस वैसे हम लेंगे नहीं, पॉन्ड्स लेंथ इज इक्वल टू कितनी आएगी, 50 माइनस 37 का डबल करूंगी 2 इंटू 37, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगी पॉन्ड की लेंथ। आपको आई थिंक यहाँ पर पॉन्ड की हाँ लेंथ और ब्रेड की पूछिए, ये नेगेटिव आ जाएगी। अब लेंथ मैंने कहा था साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। सेकंड केस बनेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 8, तो पॉन्ड्स की आपके पास लेंथ आ जाएगी इज इक्वल टू 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2 इंटू 8 16 आपके पास यहाँ पर सोल्व कर लेना। और ऐसे ही पॉन्ड्स की यहाँ पर ब्रेड आ जाएगी 40 माइनस ये हाँ 40 माइनस 2x ही दे रखा है, तो 40 माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको फर्दर सोल्व कर लो। 50 माइनस 2 इंटू 8 और 40 माइनस 2 इंटू 8 कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 8 आई है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर 2025 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कर लिया, इसी टाइप का केस स्टडी क्वेश्चन। अब हम 2-3 केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इजी से, कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आपको केस स्टडी में ये क्वेश्चन आया था, 2025 में पूछा हुआ है। जो हमने अभी क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज उसी टाइप का है। ए गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग टू ए रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म वॉकवे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है आपका रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है A B C D और E F G H, A B C D के आपका रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है यहाँ पर।
और एक ये सराउंडेड है यूनिफॉर्म वॉकवे से। जैसे हम पार्क में कई बार नहीं देखते, बीच में तो गार्डन बना होता है और साइडों में राउंड निकालने के लिए वॉकवे बना होता है, तो सेम उसी टाइप का फिगर है। ये आपका लॉन है ABCD और यहाँ पर इसके चारों ओर चलने के लिए वॉकवे है। तो टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे इज 360 स्क्वायर मीटर दे रखा है और डायमेंशन दे रखी है आपको लॉन की 12 मीटर और 10 मीटर। इट मीन्स लेंथ आपकी 12 मीटर है और विड्थ आपकी क्या है 10 मीटर है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है फाइंड विड्थ ऑफ वॉकवे। इट मीन्स ये आपको एक्स निकालनी है, ये क्या होगी सारी की सारी इक्वल है। और इसके बाद इफ कॉस्ट ऑफ पेविंग वॉकवे इज एट द रेट ऑफ ₹50 स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर अगर पर स्क्वायर मीटर को अगर वो पेव करेगा, वहाँ पे टाइल वगैरह कुछ भी लगाएगा, ईंटें लगाएगा, जो भी है। हम तो देखते हैं जो पार्क के अंदर बीच में गार्डन बना होता है और साइड में जो वॉकवे होता है उसमें ईंटें लगी होती है, तो उसकी पेविंग का जो कॉस्ट है यहाँ पर वो है पर स्क्वायर मीटर का ₹50। और अगर उसको टोटल रुपीस लगे 12,000 रुपीज, तो उस केस में आपको एरिया ऑफ द वॉकवे भी निकालना है। तो जैसे हमने अभी पीछे सॉल्व किया था वैसे ही करके आप एग्जैक्टली एक्स निकाल लोगे। और उसके बाद ये तो क्वेश्चन इसमें तो कुछ भी नहीं है 12,000 से, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है टोटल जो एरिया होगा वॉकवे का, यहाँ पर इसको पेविंग करने का पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 50, टोटल कॉस्ट है यहाँ पर इतना। तो वॉकवे का एरिया निकालना है, तो 12,000 से जब यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको खुद ट्राई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी के कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर भी आप कहो तो मैं ये सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो हमने अभी डायरेक्ट सॉल्व किया था, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। पहले लेंथ ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट है उसका थोड़ा सा देख लो, फर्दर खुद कर लेना। लेंथ ऑफ लॉन एंड वॉकवे इज इक्वल टू कितनी होगी, लॉन की लेंथ कितनी है 12 और वॉकवे की कितनी है x यहाँ से और x यहाँ से, 12 + 2x मीटर हो जाएगी। और ऐसे ही आपकी यहाँ पर विड्थ क्या होगी लॉन और वॉकवे की, लॉन की विड्थ कितनी है 10, x यहाँ से जुड़ेगा और x यहाँ से जुड़ेगा, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी लॉन और वॉकवे। वॉकवे क्या है बाहर वाला, लॉन अंदर है, तो विड्थ ऑफ लॉन एंड वॉकवे कितना आ जाएगा 10 + 2x। अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है, एरिया दे रखा है, बस इनका एरिया करके x निकाल लेना। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेविंग वॉकवे इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ पेविंग इज इक्वल टू ₹50 पर स्क्वायर मीटर आपको दे रखा है। और टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹12,000 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ वॉकवे आ जाएगा, जो कि होगा 12,000 को जब आप इससे डिवाइड करोगे 50 से, तो आपके पास आपका एरिया आ जाएगा। क्योंकि पर स्क्वायर मीटर को पेव करने के लिए वॉकवे को ₹50 कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट इसकी 12,000 रुपीज़ लगी। तो एरिया ऑफ वॉकवे क्या आ जाएगा, जब 12,000 से 12,000 को जब 50 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ वॉकवे आ जाएगा। और एक्स यहाँ पर आपको खुद निकालना है, लेंथ और विड्थ मैंने लॉन और वॉकवे की यहाँ पर निकाल दी।